नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पटना फास्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। और सर से हम ये जानकारी चाह रहे हैं कि इस बार जो प्रथम चरण की चुनाव हुई है, इसमें आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, तो इसका क्या मायने है और इससे किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो रहा है? सर, इस पर थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए, बिहार विधानसभा का 18वीं बार चुनाव हो रहा है। 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है और 2 चरणों में 40 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। बिहार में तो 4, 5, 6 चरणों में भी चुनाव हुआ करते थे। तो इस बार खासकर कानून व्यवस्था के नज़रिए से ही कई चरणों में चुनाव कराए जाते रहे, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इस पर 40 वर्षों के बाद 2 चरणों में चुनाव, 40 दिन में चुनाव हो रहा है। तो फर्स्ट फेज में अभी 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग हो गई। एक तरह से कहिए पूरी तरह से शांतिपूर्ण ही मतदान हुआ। कहीं कोई एक आध जगह कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली, वो भी राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो लखीसराय से सिटिंग विधायक हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी में कुछ उन्हें विरोध झेलना पड़ा। अन्यथा सभी बूथों पर 45,000 से अधिक बूथ पर मतदान हुआ और पहले चरण में 3 करोड़ 75 लाख मतलब 3.25 करोड़ मतदाता थे। अभी 121 सीटों के लिए जो वोटिंग हुई, उसमें की बात सही आपने कहा कि आज़ादी के बाद अब तक जो 17 चुनाव हुए थे, उसमें सर्वाधिक वोटिंग हुई 2025 के चुनाव में, फर्स्ट फेज के चुनाव। 65% का भी आंकड़ा आया है। वही 45,000 से अधिक बूथ पर जो वोटिंग हुई, उसमें अभी 2-3 हज़ार बूथ का जब आयोग ने आंकड़ा जारी किया उस समय तक नहीं आया था। तो सब कुछ समेकित मुझे लगता है कि वो 65% से भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक संकेत है। मैं मानता हूँ इसको कि एक सबसे बड़ा कारण है कि आप जानते हैं कि 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची का विशेष अभियान चला के उसका सघन पुनरीक्षण किया गया। उसमें को 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे। ऐसे मतदाता जो मृत हो गए हैं, ऐसे मतदाता जो 2 से अधिक क्षेत्रों में, 1 से अधिक क्षेत्र में जिनके नाम थे, और ऐसे मतदाता जो रहते हैं कहीं और उनका वोटर लिस्ट में नाम था उनके घर पर। तो इस तरह से 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद अब तो जो जेन्युइन मतदाता था उसी का नाम रह गया था। हालांकि इस SIR का विपक्ष ने सदन से सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया। इन सुप्रीम कोर्ट ने SIR को रोका नहीं। अब तो 12 राज्यों में SIR हो रहा है। खैर, ये एक अलग विषय है जो आपने चर्चा की कि ये वोटिंग हुई। जो मैंने बताया कि फर्स्ट फेज के चुनाव में 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें 11 भाजपा के मंत्री हैं, दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इसी फर्स्ट फेज में उनकी किस्मत EVM में कैद हो गई। अभी मोकामा की चर्चा तो फर्स्ट फेज में जिस ढंग से वहाँ हिंसा हुई, जिसमें दुलाचंद यादव हत्याकांड में वहाँ के जो जदयू के प्रत्याशी हैं बाहुबली आनंद सिंह गिरफ्तार हुए। वहाँ उनका मुकाबला है एक दूसरे बाहुबली हैं, XMP सूरज भान, उनकी पत्नी वहाँ बीना देवी जो XMP रही हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो इस फेज में वहाँ भी चुनाव हुआ। पटना जिला के सभी 14 सीटों के साथ 18 जिलों में चुनाव हुए। इसमें जो वोटिंग हुई उसमें तो कई असेंबली सेगमेंट में 70-71% से भी अधिक वोटिंग हुई है। ये दर्शाता है कि बिहार में खासकर शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की व्यवस्था थी, बूथ पर जो व्यवस्था आयोग ने की थी, एक तो उसका रिस्पॉन्स था कि अधिक संख्या में, और हर चुनाव में पिछले इधर हाल के कई चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मैंने भी दर्जनों बूथ पर कल देखा, वोट देने में भी गया था, तो उसमें देखा कि लंबी लंबी कतार में महिलाएं अधिक थी, यूथ भी थे। और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी थी, तो 6 बजे तक और उसके बाद भी कई बूथ पर वोटिंग जो मतदाता पहुंच सके थे उनकी वोटिंग हुई। कुल मिला कर अभी एक सवाल उठता है। पहला सवाल तो ये है कि फर्स्ट फेज में 121 सीट के लिए मतदान हुआ। दूसरे फेज में 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीट के लिए चुनाव हुआ।
एक सवाल उठ रहा है, पहला तो हर लोगों के मन में है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा, और इतना मतदान हुआ तो इसका आपने ठीक ही सवाल किया कि इससे किसको फायदा किसको नुकसान हुआ। देखिए, अब तक एक परसेप्शन बना हुआ है कि जिस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो मतदाता उत्साहित होकर या नाराज होकर दो ही स्थिति होती है। तो सत्ता के पक्ष में, जिसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, या सत्ता के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी हुआ, या सत्ता के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी। तो इस बार क्या सत्ता विरोधी कोई लहर चल रहा है, ऐसा एक सवाल उठा। अपनी मेरी समझ है कि देखिए, सरकार के प्रति, नीतीश गवर्नमेंट के प्रति कोई खासकर जितनी योजनाओं की घोषणा की उन्होंने लागू किया है नीतीश कुमार ने, कि अभी आधी आबादी को साधने के लिए 1,41,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये भी बांटे गए चुनाव के ठीक पहले, जिसको विपक्ष रिश्वत कह रहा था। ये उनके स्वरोजगार के लिए बांटे गए हैं, और कहा गया है कि 6 महीने के बाद इन सारे महिलाओं को यदि उनका रोजगार में रुचि रहेगी, काम दिखेगा, तो फिर 2 लाख रुपए की और सहायता दी जाएगी। मैंने वो बतौर कर्ज होगा, लेकिन 10-10 हज़ार की जो सहायता मिली है इसको लौटाना नहीं है। एक तरह से कोई छोटे मोटे रोजगार के लिए, स्टार्टअप के लिए सहायता दी गई है। इसका बड़ा व्यापक असर गाँव में इसकी चर्चा हुई आधी आबादी में। फिर वृद्धावस्था पेंशन, जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन कहते हैं, उसमें 400 की बजाय 1100 कर दिया गया है जुलाई महीने से ही, इसकी भी चर्चा थी। और 125 यूनिट फ्री बिजली, ये तो जो कुछ नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा के पहले कोई 2 दर्जन से अधिक घोषणाएं की कर्मचारियों के लिए, किसान के लिए, यूथ के लिए, एक उसकी चर्चा हुई। दूसरा, उसके जवाब में तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के सीएम के चेहरा हैं, राजद के नेता हैं और लालू जी की विरासत संभाल रहे हैं, उन्होंने भी राजद की ओर से, महागठबंधन की ओर से लोक लुभावन बहुत सारी घोषणाएं की गई। उसमें जो जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई हम सत्ता में लौटे तो 1 करोड़ लोगों को 5 साल में रोजगार और नौकरी देंगे, तो उसी के जवाब में तेजस्वी ने कहा हम 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। और इतना ही नहीं, 20 महीने में सत्ता मिली तो 20 महीने के अंदर हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है। इसी तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अभी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 2,000 रुपये देंगे। बहुत सारी घोषणाएं की तेजस्वी ने। तो एक तो है कि इस चुनाव में जो नीतीश कुमार ने कुछ योजनाएं फ्री बीज के लिए परोसा, या उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। इसी के आधार पर नीतीश कुमार 9 बार सीएम बन गए, 10वीं बार सीएम बनने के लिए प्रयत्न किया है उन्होंने। और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि सत्ता मिली तो हम ये सब कुछ करेंगे, क्या उस पर लोग भरोसा किए हैं? ये तो चुनाव अभी सेकेंड फेज का जो 11 नवंबर को नतीजा आएगा, उसी के बाद तय होगा कि आखिर जनता ने किस पर वोट किया। लेकिन जो अधिक वोट होने का बिहार में ही उदाहरण है कि जब अधिक वोटिंग हुई तो उससे सरकार के पक्ष में भी मामला बना है, सरकार के पक्ष में भी लोग समर्थन हैं। 2010 का आपको याद होगा चुनाव, 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ी सफलता मिली थी, खासकर आधी आबादी महिलाओं के लिए, जो उन्होंने उस समय साइकिल की योजना, पोशाक की योजना, दारूबंदी की, हाँ, तो फिर शराबबंदी की, मतलब कई सारी योजना को कहा ही जाता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की मांग पर की थी। तो ये सब का भी एक व्यापक असर है और महिला वोट बैंक एक बन गया है, तो उसका लाभ नीतीश कुमार को मिलता रहा है। इस चुनाव में महिलाओं का टर्नआउट अपेक्षा की पुरुषों से ज़्यादा ही हुआ है। अभी उसका फाइनल आंकड़ा आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन जिस ढंग से पूरे बिहार में जिलों से जो सूचनाएं मिली, उसे ये लगता है कि महिला इस बार के भी चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ली। मैंने खुद भी आपको बताया कि दर्जन भर से अधिक बूथ को हमने देखा, वहाँ भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिला। तो इस चुनाव में एक तो ये है, देखिए 1951 के बाद से जितने चुनाव हुए उसमें 4 चुनाव ही था जिसमें कि वोट परसेंटेज घटा है। हालांकि इसके बाद लगातार हर चुनाव में लगभग वोट का परसेंटेज बढ़ता ही रहा, लेकिन 25 साल के बाद 2000 के चुनाव में 62% से अधिक वोटिंग हुई थी। उसके बाद 60 नहीं क्रॉस किया था, लेकिन 25 साल के बाद इस चुनाव में 65% क्रॉस कर गया। तो अभी एक सवाल उठता है कि भाई ये किस पर भरोसा किया है, नीतीश पर लोग के विश्वास किया या तेजस्वी पर विश्वास किया? एक सवाल कौंध रहा है लोगों के लिए।
लेकिन जो बिहार का एक्सपीरियंस है वो तो नीतीश कुमार भी इसका लाभ उठाते रहे हैं। चुनाव में जब वोट परसेंटेज बना है तो नीतीश कुमार को इसका लाभ मिला है। तो एक सवाल है कि अब अभी चुनाव के फाइनल जो 14 नवंबर को नतीजा आएगा उसके पहले ये कहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए 2 फेज का तीसरे फेज का चुनाव भी बाकी है। 122 अभी तो आधा ही ना हुआ है, 121 हुआ और 122 बाकी है। तो लेकिन जो दृश्य है उससे कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सरकार के खिलाफ नहीं दिखता है, नहीं था। और खुद नीतीश कुमार के प्रति कोई उस तरह का कोई भ्रष्टाचार का कोई इस तरह का मामला भी नहीं है जो कि वो अनपॉपुलर हो गए। हाँ, उनकी उम्र और सेहत का एक मुद्दा रहा है जो विपक्ष भी हमेशा उठाता रहा है, लेकिन वो अपनी जगह है, उससे उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो हो नहीं गया है। वो एनडीए के चेहरा हैं, एनडीए के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ उनको मिला है, मिलने की उम्मीद है, उन्हें आसार है। और इसी आधार पर अब तो एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी पूरे इस चुनाव में। अभी आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आज 2 उनकी सभा होनी है, औरंगाबाद जाएंगे, जमुई जाएंगे, और पूरे इस चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने 12 सभाएं की और पटना में भी रोड शो हुआ। ठीक उसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित उसी तरह से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री भी, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और लगभग 100 से अधिक सांसद पार्टी, चाहे वो झारखंड के हों, बिहार यूपी के हों, पूरी ताकत लगा दी है बीजेपी। तो आज तो सब कुछ ये चुनाव प्रचार का आज अंतिम ही होगा, दूसरे चरण का। आज 8 तारीख, फिर 11 तक कैसे होना है तो अभी तो चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का ये आज सेकेंड फेज के लिए आज शायद ये जो 7 नवंबर को आ रहे हैं तो शायद ये उनका लास्ट प्रोग्राम। अब इसी तरह से तेजस्वी ने 100 से अधिक मीटिंग की, जहाँ दर्जनों नेता एनडीए के प्रचार में लगे हैं, तो 100 से अधिक मीटिंग तेजस्वी ने की है। और राहुल गांधी भी, प्रियंका भी बिहार के चुनाव प्रचार, आज भी उनकी बिहार में सभा है। और एनडीए की ओर से जंगल राज एक बड़ा मुद्दा बनाया गया कि लालू यादव और राबड़ी देवी का जो शासन है फिर उसकी वापसी नहीं हो। और जहां एक और एनडीए कहता है कि हम विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे, आप यदि ये मौका कहीं महागठबंधन को मिला तो प्रदेश फिर विनाश की ओर जाएगा। और प्रधानमंत्री तो हर सभा में यही कहते हुए लोगों को समर्थन दे रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं। उसी तरह से अमित शाह। तो फर्स्ट फेज का चुनाव निश्चित रूप से सब दोनों का उत्साह है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो दावा किया है कि हम 121 सीट के हुए जो मतदान हुए हैं उसमें 100 सीट हम जीतेंगे। लेकिन जो चुनावी आकलन करने वाले, जो इस चुनाव के पल्स को समझने वाले अधिसंख्य लोग ये मान रहे हैं कि फर्स्ट फेज के चुनाव में भी एनडीए का अपर हैंड रहा है। अब वो देखना होगा, ये अब जो फर्स्ट फेज के चुनाव में जिस किसी गठबंधन को अपर हैंड रहेगा, ये सरकार में सत्ता में आने के लिए वो सहायक होगा। एक यही दृश्य बना है। अब फिर 11 नवंबर को सेकेंड फेज का चुनाव होगा। अभी तो बार पलटवार ये सब कुछ सुनिए, कभी कई और घोषणाएं वादे किए ही जा रहे हैं सब जगह। कहीं जाकर कोई जिला बनाने का, अनुमंडल बनाने का, तरह तरह के वादे परोसे जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि मतलब इससे प्रशांत किशोर का फायदा हो रहा है वोट परसेंटेज बढ़ने पर। इस पर देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी अकेले सभी 243 सीट की दावेदार है, लेकिन उसके 5-7 कैंडिडेट झटका लगा है जन स्वराज को। लेकिन आज भी सबसे अधिक उसके कैंडिडेट थे। कल ही फर्स्ट पेज के चुनाव में जन स्वराज पार्टी के सबसे अधिक 111-12 कैंडिडेट उसके थे और बाकी दूसरे दल के थे। तो जन स्वराज पार्टी निश्चित रूप से सीट कितनी आई ये तो एक अलग है, लेकिन इस चुनाव में जब सब सीट की दावेदार जन स्वराज पार्टी बनी है तो एक उसका प्रेजेंस तो इस बार निश्चित रूप से एक फैक्टर है, इफेक्ट रहेगा। हालांकि जो लोग देख रहे हैं वो ये मानते हैं, खुद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि लोगों को ये दिखेगा कि भाई हम एनडीए को ज़्यादा हमसे परेशानी होगी। हालांकि वो तो एनडीए और महागठबंधन पर एक साथ हमला बोल रहे हैं। वो तो कहते हैं कि नीतीश को सत्ता से बाहर करना और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकना, और वो बदलाव के लिए जन स्वराज को समर्थन मांग रहे हैं। उसका इफेक्ट रहा है, लेकिन अब सीटें कितनी आएगी ये एक बड़ा सवाल है।
चुनने की बात मतलब सरकार में कि इसको सपोर्ट करने की बात आती है तो वो तो कहते हैं कि अगर ऐसी बात होगी तो हम नीतीश कुमार को ही चुनेंगे। नहीं, ऐसी बात कभी नहीं उन्होंने कही है कि हम नीतीश कुमार को चुनेंगे। वो तो मान रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के रहते बिहार का वो अपेक्षित विकास नहीं हुआ। बिहार की जो आज बदहाली है उसके लिए वो कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेवार ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो बीजेपी जो है नीतीश के चेहरे पर, और उसी तरह से लालू यादव, कांग्रेस जो है वो लालू यादव के चेहरे पर बिहार में। इन दोनों को तो बिहार के विकास की चिंता नहीं है, सत्ता मिले, सत्ता यहाँ एमपी मिलते रहे, इसकी चिंता है। इसलिए कल होकर कभी नहीं कहा है प्रशांत किशोर ने कि भाई यदि करेंगे तो फिर उनका खुद का राजनीतिक इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि भाई हम चाहे अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे, लेकिन हम बदलाव की हिमायत के इस चुनाव में हमको नहीं भी सफलता मिलेगी अपेक्षा के, तो फिर हम 5 साल प्रयास करेंगे, हम बैठ नहीं जाएंगे, बिहार नहीं छोड़ देंगे। तो अब देखिए, अभी तो दूसरे फेज का चुनाव बाकी, हमें किसी के चुनावी भविष्य पर सीट के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं होता है। इसलिए देखिए, चुनाव आयोग ने एक तो एग्जिट पोल पर ही रोक लगा रखी है, जो 11 नवंबर को वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल या अभी प्री पोल सर्वे भी आ रहा था, लेकिन एक रुझान बताता है। ये बहुत भरोसे की लायक बात नहीं तो ना एग्जिट पोल, लेकिन एक मीडिया के लोग एक अपनी तकनीक से करते हैं, तो रुझान तो पता ही चलता है। वो रुझान बताता है बिहार में कि एनडीए का अपर हैंड है। धन्यवाद सर, बहुत सही और सुंदर जानकारी आपसे मिली। फिर एक बार एक नए विषय के साथ फिर पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद। आप देखते रहिए पटना फास्ट न्यूज और